गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं श्रीमती रितु अरोरा क्लास 11th की नागरिक शास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने न्यायपालिका लेसन शुरू किया था, जिसके पहले मैंने आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य नियमों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना है। जो नियम या कानून व्यवस्थापिका बनाती है, तैयार करती है, उसको कार्यपालिका कार्य रूप में परिणत करती है, अर्थात कार्य रूप में लागू करती है। और उन कार्यों को लागू होने के पश्चात न्यायपालिका जो उन कानूनों का पालन नहीं करते उनको दंडित करती है और कानून की व्याख्या करती। तो सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और तीनों अंगों के बिना सरकार का कार्य चल नहीं सकता। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ताकि निष्पक्ष और योग्य निर्णय हो सके और योग्य न्यायाधीश की नियुक्ति करके हम निश्चित रूप से निष्पक्षता को बढ़ावा दे सकते हैं, निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना कर सकते हैं। न्यायपालिका के द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा संभव होती है। निष्पक्ष न्याय लोगों को प्राप्त हो पाता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए भी आवश्यक या अनिवार्य है। संविधान की सुरक्षा के लिए भी न्यायपालिका अति आवश्यक है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रख सकती है या आवश्यक होने पर उनसे विचार विमर्श कर सकती है। आज हम पढ़ेंगे कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। अभी मैं आगे भी बताऊंगी, मैं प्रारंभ वहीं से कर रही हूँ बच्चों, कि पूरे देश के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं या उच्चतम न्यायालय कहते हैं। ये पूरे देश के लिए एक ही होता है, इसलिए एक सर्वोच्च न्यायालय है जो देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में जो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं श्री शरद अरविंद बोबड़े जी। श्री शरद अरविंद बोबड़े जी अब तक 47 मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं, सेवा कर चुके हैं। ये 47वें हैं श्री शरद अरविंद बोबड़े जी। और पहले न्यायमूर्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे श्री H.J. कनिया जी, ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश श्री H.J. कनिया जी, ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श लेता है जिनसे वह इस संबंध में परामर्श लेना आवश्यक समझता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जुलाई 1998 में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में भेजे गए स्पष्टीकरण प्रस्ताव पर विचार करते हुए 9 सदस्यीय खंडपीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के विषय में अपनी संस्तुतियां प्रेषित करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श किया जाना आवश्यक है। यदि 2 न्यायाधीश भी विपरीत मत प्रकट करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश को सरकार को अपनी संस्तुति नहीं भेजनी चाहिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी आवश्यक कार्य के लिए नियुक्त कर सकता है। अब है न्यायाधीशों की योग्यता।
जैसे हमने लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं पढ़ी, प्रधानमंत्री के लिए योग्यताएं पढ़ी, राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं पढ़ी। ऐसे जो व्यक्ति न्यायाधीश बनना चाहता है उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है, तभी वह न्यायाधीश बन सकता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है और सभी लोगों के लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल ये एक पद माना जाता है। हर सभी की योग्यताओं की तरह इसमें भी पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वो अपने देश का अर्थात भारत का नागरिक हो। इसके अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो देश का न्यायाधीश नहीं बन सकता। दूसरा, कम से कम 5 वर्ष तक वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय का लगातार न्यायाधीश रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति के मतानुसार वह विधि शास्त्र का विशिष्ट ज्ञाता हो। विधि शास्त्र होता है बच्चों कानून को विधि भी कहते हैं। तो कानून शास्त्र का विशिष्ट ज्ञाता हो, बहुत अच्छे से कानून को जानने वाला हो, कानून की बारीकियों को समझने वाला हो, क्योंकि जब तक वो कानून की बारीकियों को नहीं समझेगा तब तक वह एकदम शुद्ध निर्णय नहीं दे पाए। और इससे पहले ऊपर मैंने बताया कि वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता मतलब होता है बच्चों वकील। आम भाषा में हम वकील प्रयोग करते हैं, लेकिन हम चूंकि नागरिक शास्त्र के बच्चे हैं, नागरिक शास्त्र के छात्र छात्राएं हैं, तो हमें उसे अधिवक्ता के रूप में जानना होगा। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मासिक वेतन तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों को रहने के लिए बिना किराए का आवास तथा अन्य भत्ते भी मिलते हैं और अवकाश ग्रहण करने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन भी प्राप्त होती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। जिस भी आयु में बने, मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। 65 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने के पश्चात उन्हें अवकाश दिया जाएगा। अगर इससे पहले कोई न्यायाधीश चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रपति को संबोधित करके अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे सकते। न्यायाधीशों को पद से हटाना। सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को 65 वर्ष की आयु के पूर्व सामान्य तरीके से नहीं हटाया जा सकता, सामान्य रूप से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन यदि उस पर कदाचार या असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाए तभी उसे उसके पद से हटाया या अपदस्थ किया जा सकता है। 2 आरोप, कदाचार या असमर्थता। इसके लिए यह विधि है कि संसद के दोनों सदन अपने सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति से यह प्रार्थना करें कि कोई न्यायाधीश कदाचार या अयोग्यता के कारण अपने पद के योग्य नहीं रहा है, अतः उसे न्यायाधीश के पद से पृथक कर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा एक ही सत्र में पारित हो जाना आवश्यक है। ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर न्यायाधीशों को इस बात का पूरा अवसर दिया जाएगा कि वह अपनी पैरवी कर सकें। न्यायाधीश तब तक अपने पद से पृथक नहीं किया जा सकता जब तक कि वास्तविक रूप से वह अयोग्य न हो अथवा दुराचारी न हो। उसे निश्चित ही अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन यदि उस पर कदाचार का आरोप सिद्ध हो जाता है, असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उस न्यायाधीश को उसके पद से, न्यायाधीश के पद से अपदस्थ किया जा सकता है। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां, यानी कुछ ऐसी
उन्मुक्तियां भी हैं। न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय, कोई भी निर्णय या जो न्यायाधीश का आचरण है उसको लेकर संसद में किसी प्रकार की कोई बहस नहीं की जा सकती, या यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध न्यायालय को मानहानि का मुकदमा चलाने का अधिकार भी है। और बच्चों एक ये विशेष बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो व्यक्ति भारत में के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर लेता है या न्यायाधीश के पद पर रह लेता है, वह अवकाश ग्रहण यानी रिटायर हो जाने के पश्चात भी अवकाश ग्रहण कर लेने के पश्चात भी भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। ये उनके लिए क्लॉज है, ये उनके लिए एक पाबंदी है, क्योंकि उनको सारी अंदर की चीज़ें मालूम है कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाया जा सकता। चलिए अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका की संरचना। भारतीय संविधान एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है। एकीकृत मतलब एक ही है, पूरे देश के लिए समान। इसका आशय यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर का न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के समान है। पिरामिड समझते हैं बच्चों, जिसमें नीचे काफ़ी सारे हैं, उसके ऊपर उससे कम, उसके ऊपर उससे कम, उसके ऊपर उससे कम, यानी एक ट्रायंगल की तरह आ जाता है। बच्चे नीचे जैसे 5 हैं, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, फिर 1, तो ये पिरामिड बन जाता है। तो इस तरह के पिरामिड, भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के समान है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी बच्चों? केवल 1, सबसे ऊपर है। उसके नीचे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है बच्चों? 24 उच्च न्यायालय हैं, और 24 उच्च न्यायालय थे और आखिरी में अभी एक बना है। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो एक अमरावती में बन गया। अब कुल 25 उच्च न्यायालय। तो देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। वैसे सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 2 राज्य मिला करके एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। तो इस प्रकार 25 उच्च न्यायालय हैं और एक सर्वोच्च न्यायालय, तो 25 के ऊपर एक, और उसके नीचे जिला न्यायालय, उनकी संख्या और ज़्यादा होती है, प्रत्येक जिले में। और उनके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, उनकी संख्या और ज़्यादा होती है। तो सबसे नीचे अधीनस्थ, उसके ऊपर जिला न्यायालय, उसके ऊपर उच्च न्यायालय और उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। तो नीचे मैं आपको इसका वर्णन बता रही हूँ। सबसे ऊपर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला मतलब होता है बच्चों ट्रांसफर भी कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। देश के किसी भी कोने में किसी भी उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भी भिजवा सकता है। सबसे अधिक पावर, सबसे अधिक शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के पास हैं। इसी को सुप्रीम कोर्ट, इसी को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। अब उसके अंतर्गत आते हैं उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं। अभी मैंने बताया इसकी हाई कोर्ट कितने हैं बच्चों? कुल 25 हाई कोर्ट हैं। पहले 24 थे, लास्ट बना है अमरावती में जब तेलंगाना नया राज्य बना है। तो 25 उच्च न्यायालय वर्तमान समय में देश में। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। अपील मतलब बच्चों समझते हैं, जैसे जिला न्यायालय में कोई निर्णय हुआ और मैं उस निर्णय से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है कि ये निर्णय गलत दिया गया, मैं पुनः कोर्ट से, उससे ऊपर वाली कोर्ट से अपील करती हूँ कि मेरा जो निर्णय है वो गलत है, फिर से मुझे सुना जाए, मेरी बात को रखा जाए और सही निर्णय दिया जाए। तो इसे कहते हैं अपील करना।
तो निचली अदालतें, निचली क्या मतलब हुई, जिला या अधीनस्थ अदालत में जो फैसला हुआ है उसके विरुद्ध जो अपील है उसकी सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार का को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। मूल अधिकार से संबंधित मामले या तो उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में ही सुने जा सकते हैं। नीचे के न्यायालयों में मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों के संबंध में मामले नहीं सुने जा सकते। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा करता है। राज्य के क्षेत्र में जितने, क्षेत्र के अधिकार में जितने भी मुकदमे हैं उन सबों का निपटारा करना भी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का काम है। और अपने अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है कि अधीनस्थ न्यायालयों में क्या हो रहा है उसका पर्यवेक्षण करता है, समय समय पर उसकी जानकारी लेता है और उन पर नियंत्रण रखता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, विभिन्न प्रकार से नियंत्रण करता है। उच्च न्यायालय के अंदर आते हैं जिला न्यायालय। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है। जिले में दायर कोई भी मुकदमा है सबसे पहले जिला अदालत में जाता है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील, चूंकि जिला न्यायालय के नीचे निचली अदालत कौन सी, अधीनस्थ न्यायालय, वहां पर अगर कोई निर्णय लिया गया तो उसके विरुद्ध अपील कहाँ जाएगी, जिला न्यायालय में। तो निचली अदालतों के फैसलों पर अपील की सुनवाई करता है और गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। कोई भी आपराधिक मामला है गंभीर किस्म का, उस पर जिला न्यायालय फैसला दे सकते। जिला न्यायालय के अधीन कौन है, अधीनस्थ न्यायालय, जहां पर फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार किया जाता है। अब बच्चों फौजदारी मामले क्या होते हैं और दीवानी मामले क्या होते हैं? आम भाषा में बहुत आसान है, चूंकि नाम आप पहली बार सुन रही हैं इसलिए आपको बच्चों ऐसा लग रहा होगा। फौजदारी क्या होता है, वह मामले जो आपराधिक कृत्यों से जुड़े हों, जैसे हत्या करना, बलात्कार करना, धोखाधड़ी करना, मारपीट करना, चोरी डकैती करना, तो वह मामले जो आपराधिक अपराध से जुड़े हों, आपराधिक कृत्यों से जुड़े हों, उन्हें फौजदारी मुकदमे कहते हैं। दूसरे दीवानी मामले। दीवानी मामले में वे चीज़ें आती हैं जो संपत्ति, अर्थ मतलब होता धन संबंधी मामले हैं, जिसमें संपत्ति का क्रय विक्रय है, लेन देन है, ऐसे से संबंधित वाद विवाद होता है या नौकरी से संबंधित हैं। तो ये सभी जो मामले होते हैं वो दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। यानी जितने भी मुकदमे होते हैं उन्हें दो भागों में बांट दिया जाता है, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। तो ये आज हमने जाना कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी योग्यता क्या है, वेतन भत्ते, कार्यकाल, उनकी उन्मुक्तियां, उनको पद से हटाना और न्यायपालिका की संरचना। नेक्स्ट टर्न पे हम बच्चों डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियां, यानी कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं और उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय की परिसीमाएं क्या हैं, कहाँ तक वो निर्णय दे सकती है, इसके विरुद्ध कहाँ तक निर्णय जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का महत्व क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जितना बताया इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक कोई भी न्यायाधीश अपने पद पर कार्य कर सकता है। तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं? ये मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत का नागरिक हो, तो ये आप आगे से देख करके आराम से लिख सकते हैं। तो ये आप आज जितना समझाए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो साथ साथ कॉपी में करते रहिए और याद अवश्य करते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है, घर में बैठे हैं, समय का सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आप निश्चित रूप से समय
का सदुपयोग करते हुए उसको अच्छी तरीके से याद करें। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।